Hi, we're cutting live straight across to E-Agenda Aaj Tak, the Chief Minister special. The speaker is Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, in conversation with the moderator Shweta Singh of Aaj Tak. Let's listen in. लेकर बड़ी से बड़ी आबादी की हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं पर नाकामी, कहीं पर सफलता। कोरोना जैसी महामारी कभी इस दुनिया ने नहीं देखी थी। अगर हिंदुस्तान उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे राज्य भी कर रहे हैं। और इसीलिए आज दिन भर हम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आप ट्वीट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर #E-Agenda-CM स्पेशल के नाम से अपनी राय इस पर दे सकते हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ रहे हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही के साथ हम इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य इस देश का, लेकिन उसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की और आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। आवाज क्यों बंद हो गई? क्या बोलेगा? देखिए, धन्यवाद। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में मीडिया ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके अपनी जान को हथेली में लेकर के सही जानकारी आम जनमानस को देने का योगदान किया है, मैं सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। ये वैश्विक महामारी है और पूरे देश को मिलकर के इस लड़ाई, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश में एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है और जिनके नेतृत्व में समयबद्ध ढंग से जो कार्य योजना बनी, आज उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन है या जो डेथ रेट है, इसको हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों से तुलना करें तो हम बहुत सेफ स्थिति में हैं। लेकिन आगे भी हम सबको और सतर्क होकर के कैसे हम लोग न केवल कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी कर सकते हैं, अभी तो हम लोग इस बारे में भी ये तय करें कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारी पैमाने पर मेरा अनुमान है कि अगर हम भारत के अंदर इस बात को देखेंगे तो लगभग 45 से 46 करोड़ कामगार और श्रमिक वर्तमान में कहीं ना कहीं लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और जो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, काफी लोगों को फिर से कार्य मिला है। लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं फिर से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित हुआ था, उस पैकेज के साथ ही हम इन्हें रोजगार और नौकरी के साथ भी जोड़ सकें, इस पर अब कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने वही अपनी विस्तृत कार्य योजना बनाई है और उसमें हम देखते हैं कि आप किसी भी चीज से परहेज नहीं कर रहे हैं। जान बचाने की कोशिशें हो या जहान बचाने की जो बातें आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश में हमने ये भी देखा है कि जो अभी तो जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये सारे जोन्स जो डिवाइड किए गए, इतनी बड़ी आबादी होने के कारण हम ये भी देख रहे हैं कि 19 जिले रेड जोन के भीतर आ गए हैं, 20 जिले ग्रीन जोन के भीतर भी हैं। और अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी आबादी को आप रेड, ग्रीन
ऑरेंज, आप क्या ग्रीन वालों को छूट देने वाले हैं या उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 की भी घोषणा हो गई है। अब उसके, हालांकि आपने उससे आगे तक की जो बंदिशें हैं वो भी पहले से ही बता दी थी कि अभी हम बहुत सारी चीजों के लिए इजाजत नहीं दे सकते हैं, तो क्या ग्रीन जोन वालों को भी उसका इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एडवाइजरी स्पष्ट हो चुकी है। रेड जोन में अभी हम लोग कोई भी उस प्रकार की गतिविधि प्रारंभ नहीं करने जा रहे हैं जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा हो। हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ना और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और यही रेड जोन के पीछे की परिकल्पना भी यही है कि हर हाल में हम उसके संक्रमण को स्प्रेड होने से रोकें। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, और ग्रीन जोन में भी बृहद स्तर पर हम लोगों ने कुछ कार्रवाई अपनी प्रारंभ की। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण हमारे सामने चैलेंज भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे राज्य में अचानक तबलीगियों से जुड़े हुए और जमात से जुड़े हुए जो 3000 से अधिक मामले आए थे, इन 3000 से अधिक मामलों को पहले चरण में लेना, इनकी जांच कराना, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, जो उसमें संक्रमित थे उन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेजने की कार्रवाई करना, इस कार्य को तो करना ही था। इसके बाद बाहर से आने वाले जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन लोगों के बारे में चिंता करना, उन्हें सुरक्षित पहले क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके फिर 14 दिन के क्वारंटाइन का उनका कार्य पूरा होने के बाद फिर उन्हें सुरक्षित होम क्वारंटाइन में भेज करके उन्हें खाद्यान्न आदि की व्यवस्था देना, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें होनी थी। अब उनको रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हमें इस दौरान हम लोगों ने हरियाणा से अपने कामगार और जो प्रवासी श्रमिक थे उनको सुरक्षित वापस हम करवाए हैं। कोटा में जो हमारे लगभग 12,000 से अधिक छात्र थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेके आए हैं, सभी होम क्वारंटाइन में हैं। प्रयागराज में 15,000 से अधिक प्रतियोगी छात्र थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के, उन्हें भी हम सुरक्षित वापस लेकर के आए। हमें सबसे इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता इससे भी मिली क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम और पैकेज घोषित हुए थे, उसको हमने सफलतापूर्वक अपने प्रदेश में लागू किया, और उसका परिणाम रहा है कि हमारे प्रदेश में 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में जहाँ पर किसान हम सफल रहे, अपनी गेहूं की कटाई कर रहे थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई मेरी। उसमें वो लोग बहुत खुश थे कि आपने बहुत जल्दी उनके लिए वो रियायतें दे दी जो कि उस समय तक एक राष्ट्रीय लेवल पर जिनकी घोषणा नहीं हुई थी, उनको वो आजादी मिल गई थी कि वो गेहूं की कटाई के लिए आ सकते थे। लेकिन उसके बाद उनकी थोड़ी समस्याएं भी बढ़ी क्योंकि मौसम भी आजकल अचानक जैसे ओले गिर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कष्ट उस एक वर्ग को भी है जो उस खाद्य की आपूर्ति करेगा, जो भले लॉकडाउन चले लेकिन कम से कम आने वाले दिनों के लिए हमें वो संकट नहीं हो कि खाने पीने की सोचने को पड़ जाए। तो आज की तारीख में आप किसानों को, आप क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक एक करके ही हम उस जी देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को सबसे पहले अपने प्रदेश में हम लोगों ने रियायत दी। हमने कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, रेपर, इन सब को किसानों के खेत तक पहुंचाने में मदद करवाई और उसमें भरपूर सहयोग किया। हमारे प्रदेश में लगभग 98% खेती की कटाई हो चुकी है, और वर्तमान में हमारे प्रदेश में हमारा जो किसान है वह अपनी उपज को क्रय केंद्रों में ले जाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए हमने सुविधाएं दी। हमने
एफपीओज को भी इसकी सुविधा दी। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी किसान के खेत में या उनके घर में जाकर के प्रोक्योरमेंट करने की पूरी सुविधा दी। और साथ साथ हमने राज्य सरकार की तरफ से भी 5,500 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित करके सुनिश्चित किया है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम न मिले। लेकिन साथ साथ हमने ये भी किया कि अगर खड़ी फसल है और किसान की फसल को ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मांग करके वहां पर किसानों को हम लोगों ने पूरा उसका भुगतान भी, मुआवजे का भुगतान भी हमने तत्काल रूप से किया। अगर जनहानि हुई है 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस पीड़ित परिवार को तत्काल आपदा राहत कोष से हम लोगों ने करवाने का कार्य भी किया। बीज और खाद की दुकानों को हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान किसानों के हित में हम लोगों ने चलाए और खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। हम लोग 2 बार अपने प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा चुके हैं और कल से यानी 1 मई से हमारी तीसरी बार खाद्यान्न की आपूर्ति उन सभी नागरिकों के लिए फिर से प्रारंभ हो चुकी है। हर कोटे की दुकान में खाद्यान्न कोई भी कार्ड धारक ले सकता है। जिसके पास कार्ड धारक नहीं, जो प्रवासी श्रमिक है, जो निराश्रित था, उसके लिए भी खाद्यान्न देने की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई है। उससे हम अपने आपदा राहत योगी जी, जो घर वापसी कैंपेन चला, यानी कि अलग अलग प्रदेशों से जो आपके श्रमिक थे जहां पर फंसे हुए, उन्हें लाने का काम हो या कोटा के स्टूडेंट्स को लाने का काम हो, वो भी सबसे पहले आपने उसकी शुरुआत की थी। लेकिन एक मन में सवाल उठता है कि ये आपने उन्हें प्रदेश की सीमा में लेकर वो क्वारंटाइन पूरा खत्म करके अपने अपने घरों तक तो गए, लेकिन अब उनके रोजगार का क्या होगा? कैसे आगे ये जो दिहाड़ी रोज कमाने खाने वाले मजदूर थे वो किस तरीके से, वो कैसे आश्वस्त हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से ही, हम जब लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए हम लोग भी इस बारे में मानते थे कि इसका ये जो लॉकडाउन की कार्रवाई है लंबे समय तक चल सकती है। इसके लिए हमें इसी रूप में अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले ही अपनी मंत्री समूह गठित कर दिए थे। जो हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ गण थे, उनकी हमने कमेटी गठित कर दी थी और उन लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे इन मुद्दों पर कार्य करें। हमारे यहाँ मंत्री समूह अलग अलग विषयों पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ अधिकारियों के अलग अलग समूह विशेषज्ञों के साथ बैठ के अलग अलग उस पर कार्य कर रहा है। इसीलिए हम लोग इतने बड़े प्रदेश में, चाहे वह डोर स्टेप डिलीवरी का हो, चाहे वह गरम खाना हर एक उस परिवार तक, जरूरतमंद तक पहुंचाने की कार्रवाई हो, चाहे वह कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल को अलग अलग करने और प्रदेश में अंदर अकेले कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 52,000 बेड उपलब्ध हैं आज के दिन पर, जहां पर हम कुशलता पूर्वक हर एक व्यक्ति को यहां पर कोरोना पॉजिटिव से जुड़े हुए या कोरोना के सिम्टम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हम उपचार की सुविधा प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। हमारे पास लैब की व्यवस्था का कार्य हो, लॉजिस्टिक की व्यवस्था हो, इन सभी को हमने क्रमबद्ध ढंग से अलग अलग कार्य किया। और यही हम मानते थे कि हमारी एक बड़ी आबादी, क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर देखेंगे तो मैन पावर में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्यों की एक बड़ी आबादी अलग अलग राज्यों में रहती है, कार्य करती है, परिश्रम करती है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती थी। हमने शुरू में ही इस चीज को तय किया कि 15 से 20 लाख कामगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी रोजगार की और नौकरी की व्यवस्था हमें यहां करनी है। और मैं आज के दिन पर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पहले से रहने वाले कामगार और श्रमिक थे, वे किसी भी राज्य के रहे होंगे, हमने उनकी भी व्यवस्था की। उद्यम चले हो न चले हो, हमने उनको उनका मानदेय उपलब्ध करवाया। साथ साथ उनके जहां पर नहीं चल पा रहे थे, उद्यम नहीं दे पा रहे थे, वहां पे हमने उन्हें भरण पोषण भत्ता भी दिया और उन्हें खाद्यान्न और भोजन की व्यवस्था भी की। आज के दिन पर हम 25 लाख ऐसे बाहर के रहने वाले जितने भी प्रदेश के अंदर
ऐसे उद्यम थे, या तो हमने उन्हें चलाया। हमारी 119 चीनी मिलें चली, 12,000 से अधिक ईंट भट्टे हमारे सफलतापूर्वक चले हैं, एक भी कोई मामला वहां से नहीं आया। और भी हमारे वर्तमान में 7,000 अभी से भी अधिक ऐसे लोगों की संख्या है जिन्होंने आवेदन दिया है कि वो उत्तर प्रदेश लौट कर आना चाहते हैं। हाँ, देखिए एक बड़ी संख्या है। हमने देश के अंदर अलग अलग राज्यों के लिए मैंने एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, एक सीनियर आईएएस अधिकारी को, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को, और उन्हें इस बात के लिए अधिकृत किया कि वे प्रत्येक राज्य में जुड़े हुए प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सूची तैयार करके उन राज्य सरकारों से बातचीत करें। भारत सरकार की एडवाइजरी उन्हें लाने के लिए जो व्यवस्था देगी, हम उसके अनुसार उनका यहां पर लाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमें इस बात के ध्यान में रखना है कि उन्हें वहां भी कोई समस्या ना हो। अगर संबंधित राज्य सरकारें सहयोग करेंगी, अच्छी बात है, नहीं करेंगी तो आवश्यकता पड़ेगी उन राज्यों में भी उनके लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हम अपने स्तर पर करेंगे। और ये कार्य सभी राज्य सरकारों ने निभाया कि वे अपने अपने राज्यों में रहने वाले सभी प्रवासी, हाँ हमने की है। आज हमारे यहाँ नासिक से एक ट्रेन आज पहुंच रही है। हमारे यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से काफी प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं। हरियाणा को हम पहले ला चुके हैं। आज महाराष्ट्र नासिक से पहली ट्रेन यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा गुजरात है, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में मुझे लगता है कल से हमारे यहाँ 4-4 ट्रेन आएंगी। हमने क्वारंटाइन सेंटर जो हमारे बनाए हैं उसमें 10 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम पहले ही कर लिया है। हम इनका परीक्षण कराएंगे। जो स्वस्थ होंगे, जिसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, उन्हें तत्काल हम होम क्वारंटाइन में खाद्यान्न देकर के होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। जिनमें थोड़ी भी सिम्टम होगा वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। जो कोरोना पॉजिटिव से पहले से पीड़ित हैं उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड में भेजने की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम रोजगार भी देंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी देंगे और भरण पोषण भत्ता भी हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को देंगे। क्योंकि ये आपदा है और आपदा के समय में ये किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों के साथ खड़े हों। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से हर एक नागरिक के साथ खड़ा है, चाहे वह गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं या समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति होगा। हम उसको भरपूर सहयोग करेंगे, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं किसी प्रकार योगी जी काफी मुश्किल लक्ष्य भी आपने अपने लिए तय कर लिया है। आपने कह दिया कि एक हफ्ते में यूपी को कोविड-19 टेस्टिंग में नंबर 1 बनाने वाले हैं कि वे पैदल न चलें। जी हाँ जी, आपने एक बहुत मुश्किल लक्ष्य अपने लिए रखा कि टेस्टिंग के हिसाब से, जिसके लिए पूरी दुनिया कहती है भारत में क्या पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं केस आ रहे हैं। आपने कहा एक हफ्ते में यूपी को कोविड-19 टेस्टिंग में नंबर 1 बना लिया जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल लक्ष्य है आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में कैसे। हालांकि ये और भी अहम है ये देखना कि आपने कहा कि एक बहुत माइक्रो मैनेजमेंट इसका करना है, लगभग एक पल्स पोलियो कैंपेन जैसे चलाना चाहते हैं आप। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना से जुड़े हुए जो मामले आ रहे हैं, हमारे पास लगभग 75 से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। और इसके लिए हमारी पूरी निर्भरता टेस्ट पर निर्भर करती है। अगर हमने जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट हैं या फिर जहां भी कोई संदिग्ध है, समय से उनका टेस्ट करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में और फिर उसके बाद आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम इसको स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां पहले जो कोरोना के से जुड़े हुए मामले थे उसकी टेस्टिंग की केवल 50 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे, और आज हमारे पास यह संख्या लगभग 5000 प्रतिदिन की हो चुकी है और हम इसकी संख्या को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला राज्य पहला यूपी है। हम लोगों ने एक साथ कई बड़ी पैमाने पर इस कार्य को किया, जिसने हमारी क्षमता को और तेज किया है। हम लोगों ने लेबोरेटरी आज के दिन पे 17 हमारे पास कार्यरत हैं
और हमारा प्रयास है कि अगले एक सप्ताह में हम लगभग 6 से 7 नई लेबोरेटरी फिर से संचालित करने जा रहे हैं, जहां पर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके हम बेहतर व्यवस्था बना सकेंगे। एक चीज जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोरोना एक वायरस है। वायरस की कोई भी उपचार कठिन होता है, क्योंकि ये समय के अनुरूप अपना नेचर भी बदलता है। इसलिए हमें इस बारे में सावधान रहना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के साथ साथ आम नागरिक के बारे में जो जैसे आरोग्य सेतु जैसा भारत सरकार का ऐप बना है, इस और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने में एक बड़ी मदद मिल रही है। इस प्रकार से और इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के बारे में हमें एक अभियान भी चलाना पड़ेगा। और मैं इस बात को मानता हूं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने हमारे है, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग देश की इस लड़ाई में पूरी प्रमुखता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश को पूरी तरह कोरोना से मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी, कोई संदेह इसमें नहीं। मेरी अपील केवल अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों से है कि वे पैदल न चले, क्योंकि पैदल चलने में उनको भी समस्या है और वे जहां जाएंगे अगर कोरोना पॉजिटिव होगा या कोई सिम्टम होगा तो उनके जीवन के साथ भी इसके लिए खिलवाड़ हो सकता है। साथ साथ वे कहीं जाएंगे तो यह फैलेगा भी। हर हाल में कोरोना की चेन को रोकना यह महत्वपूर्ण है और जब केंद्र और प्रदेश सरकार इसके बारे में पूरी सहानुभूति पूर्वक उनके साथ खड़ी है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ी है, तो किसी को भी पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैदल व्यक्ति 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर चल सकता है, 1000-5000 किलोमीटर नहीं वाकई बहुत लंबा सफर तय करने की कोशिश की थी सबने, जो घातक हो गया था सबके लिए। लेकिन योगी जी, क्या ऐसे लोगों से ये समस्या बढ़ी जिन्होंने अपने संक्रमण को छुपाया? क्या तबलीगी जमात का वो पूरा प्रकरण जहां पर छुपाया गया, पेशेंट्स को बाहर नहीं निकलने दिया गया, वो सारी चीजें बहुत घातक साबित हुई पूरे समाज के लिए? देखिए, तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बनकर के वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। लेकिन उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज आवश्यकता है कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि इसी में देश का भी हित है और इसी में ही 135 करोड़ लोगों का हित भी इसी में है। और योगी जी, चूंकि बहुत अलग अलग इलाकों से इस तरह की चीजें भी बार बार बाहर निकल कर आती रही कि लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी उन पर अटैक करने की कोशिश। हालांकि जब गाजियाबाद में नर्सों वाला प्रकरण हुआ था तो आपने रासुका लगाने की बात कह दी थी उन सब पर, और अभी भी लेकिन हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि इस तरीके से लोग पुलिस वालों को, नर्सेज को, डॉक्टर्स को, इन सबको टारगेट करते रहते हैं। देखिए, इसमें जमात और तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जगह बहुत ही अभद्र कार्य भी किया है। वह गाजियाबाद में चाहे वह स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है,
वहां पर पहले समझाने का प्रयास किया गया, अगर वे समझे नहीं तो वहां पे कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई है। और हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना वॉरियर के रूप में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का कार्य है, लेकिन कोरोना कैरियर बन करके कोई इस बीमारी को फैलाने का, इस संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसकी जवाबदेही भी सरकार तय करेगी। एक टूरिज्म को लेकर भी लोगों के मन में बहुत कुछ उठता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो है, इसके आगे भी बाकी रियायतें जब तक दी जाएंगी उसके बाद ही होगा कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य, आपके पूरे राज्य में बहुत सारे हिस्से ऐसे आते हैं जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उस सेक्टर को आप कैसे रिवाइव करने का सोच रहे हैं? खासकर आगरा जैसा हो गया, वाराणसी, इन सब जगहों पर कैसे जिंदगी सामान्य होगी योगी जी? देखिए, अभी पहले चरण में तो हमारी पूरी प्राथमिकता है कि हर हाल में हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकें। हमारे सामने आज चैलेंज है, पहले रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इन तीनों में जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जनपद आए हैं, वहां पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्रवाई करते हुए ग्रीन जोन में किन्हें हम छूट देंगे, ऑरेंज जोन में किन्हें देना है और रेड जोन में क्या क्या बंदिशें रहेंगी, इन सब पर पहली प्राथमिकता हमारी है। एक बार हम लोग कोरोना चेन को पूरी तरह रोकने में सफल हो जाते हैं, हर एक जनपद में हो जाते हैं, तो बाकी अन्य व्यवस्थाओं को पटरी में लाने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारी चीजें अपने आप पटरी में एक एक करके आती हुई दिखाई देंगी, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति में हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ा करके कार्य करने के पक्षधर हैं और चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को, कि कोरोना के संक्रमण की चेन को भी रोकना है, लेकिन साथ साथ सामान्य जनजीवन को भी पटरी पर फेज वाइज हम लाएंगे। पहले ग्रीन जोन में, फिर ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने की कार्रवाई करना, फिर वहां पे व्यवस्था को सामान्य पटरी में लाना, फिर रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदलना, ऑरेंज जोन के बाद फिर ग्रीन जोन में ला करके व्यवस्था को सामान्य पटरी पे लाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और हमें जिस दिन एक एक करके इसमें सफलता मिलेगी, हम उसके अनुरूप सामान्य जनजीवन को पटरी में लाने में हमें कहीं कोई देर नहीं लगेगी। सारी चीजें अपने आप ही एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो योगी जी, आपने तीनों जोन्स की बात की है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था को भी हम उसी चरणबद्ध तरीके से समझना चाहें यहां पर, उसमें आपकी प्राथमिकता सबसे पहली क्या होने वाली है? देखिए, हमारे यहां स्वाभाविक रूप से कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये अपने आप में एक चैलेंज है, और ये चैलेंज हमारे लिए इसलिए भी है, मैं अगर आपको राजस्व की ही बात बताऊं, हम लोगों ने कल ही 1 मई को अपने 16 लाख कर्मचारियों का वेतन रिलीज किया और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन की राशि को भी कल हम लोगों ने रिलीज किया। लेकिन अगर हम देखेंगे, राजस्व के मामले में देखेंगे, तो प्रदेश के अंदर लगभग जो 17-18 हजार करोड़ रुपए का राजस्व आता था, इस महीने केवल 1000 करोड़ का राजस्व ही हमें प्राप्त हो पाया है। हमारे सामने एक चैलेंज है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें अपने नागरिकों की जान की रक्षा करनी है, यह महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इन कार्रवाई को फेज वाइज लिया है कि किन उद्योगों को हम पहले, हमने जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कोरोना का कोई भी मामला नहीं है, वहां के सामान्य जनजीवन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हम लोगों ने सब्जी की दुकानों को, खाद्यान्न की दुकानों को, किराना से जुड़े हुए दुकानों को, दवा की दुकानों को, इसको हम पहले चरण में छूट दे चुके हैं हॉटस्पॉट के बाहर। दूसरे चरण में हम लोगों ने उन क्षेत्रों में
जो घर निर्माण को लेकर के या बड़े बड़े निर्माण को लेकर के जो कार्य होते हैं, सीमेंट है, छड़ है, बालू गिट्टी का है या अन्य इस प्रकार के जो निर्माण के कार्य हैं, इनसे जुड़े हुए उद्यम को हम लोगों ने छोड़ दी है। माइनिंग की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। हमारे यहाँ सभी 12,000 से अधिक ईंट के भट्टे संचालित हो चुके हैं। हमारे यहाँ चीनी मिलें संचालित हुई हैं। हमने अपने यहाँ एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यम जितने भी हैं, जो अगर हॉटस्पॉट के बाहर हैं, तो इसमें कम जगह पर ज्यादा संख्या में एक उत्पादन भी करती हैं, कार्य भी करती हैं और ज्यादा लोग अपने अपने घरों में रह करके इस कार्य को कर सकते हैं। तो उस पर हमने फोकस किया है। 90 लाख से अधिक हमारे पास एमएसएमई की यूनिट हैं। इन्हें भी व्यवस्थित रूप से संचालित करने की एक कार्य योजना हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। हमने उद्योग जगत से इस बारे में बातचीत करके उनसे कहा है कि अगर वे अपने औद्योगिक परिसर में ही श्रमिकों की लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था कर सकें, तो हम उनको वहां पर सैनिटाइज करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य परीक्षण करने, थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से वहां पर जांच की प्रक्रिया को करने और रैंडम चेकिंग करके हम लोग वहां पर कुछ लोगों की जांच कर लेंगे। वे उद्योग उसके बाद वहां पर संचालित करें। जहां पर उनके पास औद्योगिक परिसर में रहने की व्यवस्था नहीं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने इस बारे में उन लोगों से कहा है कि भाई वहां पे वे लोग वाहन से अगर लोगों को ला सकें तो उसके लिए हम उन्हें परमिशन दे रहे हैं। इस प्रकार अब तक हम लोग लगभग 7,500 से अधिक उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों को भी प्रदेश के अंदर संचालित करने में सफल हुए हैं। लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी है, क्योंकि हमारे पास अब जो बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, इनमें कोरोना संक्रमण की स्थिति कुछ ज्यादा है। देखिए, पहले चरण में हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा से लगभग 4.5 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग लेके आए थे। उनमें संक्रमण नहीं था, ना के बराबर था। हम उन्हें सुरक्षित ले गए, क्वारंटाइन में रखे, फिर उन्हें जांच के बाद होम क्वारंटाइन में रखे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जो आ रहे हैं, मैंने पिछले 1 सप्ताह के अंदर देखा कि कोई ट्रक से छुपकर, कोई मालगाड़ी में छुपकर, कोई पैदल ही चलाया और इनके कारण हमारे 15 जनपद में 1-1, 2-2 मामले कोरोना पॉजिटिव के आते हुए दिखाई दिए। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए। इसीलिए मैंने राज्य सरकारों से अपील की है कि आप जिन्हें भेजना चाहते हैं एक सूची हमें उपलब्ध करा दें, जिससे हम उसकी व्यवस्था करा सकेंगे। क्योंकि संक्रमण को रोकना है तो हर एक स्टेज पे सतर्कता जी, वाकई बहुत आवश्यक है और यही इसी तैयारी के साथ अगर वो लौटे तो बेहतर रहेगा। लेकिन योगी जी, जो आपने अपना आर्थिक प्लान बताया, उसमें एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश भी केंद्र से राहत की मांग करेगा, राहत पैकेज की मांग करेगा, या फिर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद अपने बूते कोशिशें करके राज्य को अपने पांव पर वापस खड़ा कर पाएं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने पहले ही बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। खासतौर पर पहली बार 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घोषित किया है। अब आश्चर्य करेंगे कि देश का किसान, देश का जनधन अकाउंट धारक महिलाएं, देश के एक बड़ी आबादी स्वयं इससे आच्छादित हो रही है। अगर सभी राज्य सरकारें इस पैकेज को ईमानदारी से लागू कर देंगे तो किसी भी गरीब के लिए समस्या नहीं आने वाली है। हम लोगों ने भारत सरकार के पैकेज को भी ईमानदारी पूर्वक लागू किया और जहां आवश्यकता थी वहां पर हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी कुछ सहयोग दिया है। तात्कालिक रूप से प्रदेश के सामने कोई समस्या नहीं, हम बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस पे निर्भर करेगा कि लॉकडाउन की कार्रवाई को अभी हमें कितने दिन और लेकर के चलना है। ज्यादा समय तक चलेगा, थोड़ी समस्या आ सकती है। दूसरा पहलू इस पूरे लॉकडाउन का ये हुआ कि प्रकृति जो है वो स्वच्छंद बिल्कुल है, और गंगा नदी जो पूरे उत्तर प्रदेश से बहती हुई निकलती है, गंगा नदी पहली बार इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल नजर आ रही है। देखिए, प्रकृति तो अपना काम करेगी ही, मनुष्य समझने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन प्रकृति
अपनी शुद्धि के कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से अपने आप आगे बढ़ा देती है। आप देख रहे होंगे और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, लॉकडाउन से तात्कालिक परेशानी हमें जरूर है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की शुद्धता भी उसी रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आप किसी भी नदी को देखेंगे तो उसके जल में व्यापक सुधार देखने को मिला है। आप प्रकृति को देखिए, हिमालय को देखिए, पहाड़ों को देखिए और प्रकृति की उस सुंदरता को निहारने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में बहुत कुछ उसके अंदर घटित हो रहा है। यही नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे थे जहां पे पहले ये चिड़िया नहीं दिखती थी, पशु पक्षी नहीं दिखते थे। आज एक बार फिर से उनका आवागमन उन सभी क्षेत्रों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी फेज वाइज आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें अगर प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखना है तो हम हर एक चीज को एक साथ अगर चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये चीजें अपने आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप जी, योगी जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और वाकई इस समय से उस सोच की आवश्यकता है। लोग एक और चीज को लेकर बहुत दुखी होते हैं कि इतने त्योहार निकलते जा रहे हैं, वो अपने ईश्वरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, केदारनाथ के पट खुल गए लेकिन वहां नहीं जा सकता कोई, चार धाम यात्रा कोई नहीं जा सकता, और रमजान का महीना है। तो ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग, जितने भी लोग होते हैं, उनको अपनी धार्मिक आस्थाएं घर के भीतर ही रहकर पूरी करनी चाहिए। योगी जी, देखिए, हम लोगों ने भी अपील की है, मैंने सभी धर्माचार्यों से स्वयं भी बातचीत की थी और मैंने सबसे ये अपील की थी कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, अध्यात्म अंतःकरण का भाव है, और अलग विषय है कि इसके लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अलग अलग उपासना केंद्र हैं। लेकिन आज महामारी से बचना भी है और बचाना भी है, तो स्वाभाविक रूप से हम चाहे वह पूजा है घर में भी कर सकते हैं, नमाज है ये घर में भी हो सकता है, या कोई भी उपासना है वह अपने घर में ही बैठ करके आप उस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि आज जान बचाना महत्वपूर्ण है और जान है तो जहान है। तो हम जान बचा करके फिर जहान की बात करें। इसलिए हमने नवरात्रि हुई थी, इसी दौरान वासंतिक नवरात्रि में हर एक हिंदू ने मंदिरों में जाकर के अपने घरों में ही मां दुर्गा की पूजा की थी, आदि शक्ति मां भगवती की पूजा की थी। रामनवमी के आयोजन लोगों ने अपने घरों में ही संपन्न किया था, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ था। और यही अपील हम लोगों ने रमजान के महीने में भी की है कि भाई आप जो भी करना है अपने घर में करिए, बाहर कोई सार्वजनिक स्थान योगी जी, पर न हो। अंतिम प्रश्न एक मैं आपसे करना चाहती हूँ, या आपके लिए एक बहुत बड़ा निजी आघात था। एक मीटिंग के बीच में आपको ये बताया गया कि आपके पिता का निधन हो गया है, लेकिन आपने लॉकडाउन का सम्मान करते हुए, प्रदेश की जनता को देखते हुए आप नहीं गए। एक बेटे के मन में क्या गुजरी थी उस समय? देखिए, मेरे लिए बहुत कठिन समय था वह, और सचमुच मेरी इच्छा थी। मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से बीमार थे, अस्वस्थ थे। दिल्ली में एम्स में उनका उपचार चल रहा था, मुझे जानकारी मिली थी। मैंने प्रयास किया कि मैं वहां जाकर के एक बार उनको देखूं, लेकिन प्रदेश के अंदर जनता कर्फ्यू, फिर इसके बाद लॉकडाउन की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, मुझे समय नहीं मिल पाया। इसी दौरान जब जानकारी मिली कि वह उनका स्वर्गवास हो गया है, तो मैं जो है एक बार सोचा कि मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। ठीक है, मैंने एक संन्यास धारण किया है, लेकिन एक पुत्र के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन मैं करूं। लेकिन मेरे सामने चुनौती थी। चुनौती इस बात की थी कि अगर मैं चाहता हूं तो लॉकडाउन भी टूटेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां तार होगा। स्वाभाविक रूप से यह न जनता के हित में होगा और न ये उनकी ही आत्मा को इससे शांति मिलेगी। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि मैं यहीं से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करूं, और मैं इसी अवसर इस पर मैं जो हमें आज के दिन पर एक राष्ट्र देश की लड़ाई को, कोरोना के खिलाफ देश की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो हम लोगों ने फिर इसको प्राथमिकता दी, और मैं इसीलिए
वहां उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाया। हम लोग जिस दिन इस कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, लॉकडाउन की पूरी कार्रवाई संपन्न होगी और हम लोग इस बात को महसूस करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में या देश में लॉकडाउन की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। और स्थितियों में मेरा पूरा प्रयास होगा कि एक पुत्र के रूप में उनको जो भी अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई जो अन्य कार्रवाई हो सकती है उसको निभाने के लिए मैं अवश्य फिर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी हमसे बातचीत करने के लिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना के खिलाफ धन्यवाद। प्रदेश की लड़ाई के बारे में पूरी बातचीत करते हुए और आगे की अपनी पूरी योजना के बारे में बताते हुए। लेकिन हम आज दिन भर अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड की ओर चलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ होंगे। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.